हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप बहुत फाइन होंगे। तो स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट में इंग्लिश मीडियम का सॉल्यूशन चैप्टर का जो पार्ट 4 था, उसमें हम मोल फ्रैक्शन, मोललिटी और मोलरिटी की डेफिनेशन, यूनिट्स, फॉर्मूले को पढ़ चुके थे। दोस्तों, आज हम एक लास्ट कंसंट्रेशन पढ़ेंगे, नॉर्मलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन है नॉर्मलिटी। तो दोस्तों, नॉर्मलिटी जैसे मोलरिटी होती है वैसे ही नॉर्मलिटी भी है। नॉर्मलिटी को डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल एन से। और दोस्तों, डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डेफिनेशन हो जाएगी, जैसे मोलरिटी की डेफिनेशन क्या होती है? द नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 liter सॉल्यूशन कॉल्ड मोलरिटी। अब यहाँ पर मोल की जगह द नंबर ऑफ मोल की जगह आप लेंगे ग्राम इक्विवेलेंट। द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, वहाँ मोल था, यहाँ मोल की जगह क्या आएगा दोस्तों? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। द नंबर ऑफ, क्या बोलेंगे दोस्तों आप? ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter या 1 डेसीमीटर क्यूब भी आप कह सकते हैं, 1 liter ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड नॉर्मलिटी, डिनोटेड बाय कैपिटल एन। दोस्तों, इसमें वॉल्यूम आ रहा है, तो ये क्या? टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन होगी। बात करें इसकी यूनिट की, तो मैंने बोला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन पर लीटर या 1 liter ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड नॉर्मलिटी। तो ऊपर तो आ रहा है ग्राम इक्विवेलेंट, तो ग्राम EQ और पर लीटर, इसको लीटर को ऊपर भेज सकते हो आप, तो ग्राम इक्विवेलेंट, लीटर इनवर्स, और इसको मिला के हम लिख देते हैं नॉर्मल। ठीक है दोस्तों, इक्विवेलेंट को भाई ग्राम, तो ग्राम को तो आप जी से डिनोट कर रहे हैं, इक्विवेलेंट को आप EQ या EQUI, या तो EQ से डिनोट कीजिए या EQUI से भी डिनोट कर सकते हैं, बात एक ही रहेगी। तो इसकी जो यूनिट होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। और डेफिनेशन क्या है दोस्तों? द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। अब दोस्तों, इसके फॉर्मूले की बात करें तो सबसे पहले वही आएगा, नॉर्मलिटी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब दोस्तों देखिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमें मास ऊपर लेना पड़ेगा, सब्सटेंस का जिसका हम निकाल रहे हैं। जैसे सोल्यूट का निकाल रहे हैं तो अपन को तो सोल्यूट का चाहिए ग्राम इक्विवेलेंट, तो मास ऑफ सोल्यूट WA और इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट EA। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या है? तो वो तरीका ये है, किसी भी सब्सटेंस के आप ग्राम इक्विवेलेंट निकालना अगर चाहते हो तो आपको उसका मास ऊपर चाहिए और अपोन में आपको चाहिए उसका इक्विवेलेंट वेट। मास को डिनोट करते हैं WA से और इक्विवेलेंट वेट को डिनोट करते हैं EA से। तो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो दोस्तों, ये हम पुट कर देते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट की जगह पुट कर दिया अपन ने WA, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या हो गया? WA अपॉन EA। फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को अपन ने V से डिनोट किया, लीटर में है तो ऊपर 1 रहेगा। यदि आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में है तो उसको आपको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1000 का आप डिवाइड करेंगे, वो 1000 ऊपर चला जाएगा। ये अपन कई बार पढ़ चुके, तो उसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमने ml को लीटर में कन्वर्ट किया है, ना कि लीटर को ml में। तो ये हमने मोलरिटी में भी पढ़ा था। ठीक है, तो आप ध्यान रखें। तो ये फॉर्मूला बन रहा है किसका? नॉर्मलिटी का। WA क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट। EA क्या है? इक्विवेलेंट वेट।
और VML। अब दोस्तों इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं किसी भी सब्सटेंस का? तो किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? तो उसका मोलिकुलर मास या मोलर मास। दोस्तों मोलिकुलर मास मोलर मास लगभग एक ही बात है। मोलिकुलर मास मोलर मास लगभग एक ही बात है, बस दोनों में अंतर यूनिट का पड़ता है। दोनों में इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, मोलर मास और मोलिकुलर मास एक ही बात होती है, डिफरेंस होता है किसका? यूनिट का। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है दोस्तों? जिस भी सब्सटेंस का आप इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं उसका मोलिकुलर मास या मोलर मास ऊपर आएगा और उसका एक वैलेंसी फैक्टर होता है जिसको अपन नीटा से या एन से डिनोट करते हैं, वो नीचे आएगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे अपन को सोल्यूट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, EA इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट निकालना है, तो आपका सोल्यूट का मोलर मास या मोलिकुलर मास ऊपर चाहिए और उसका वैलेंसी फैक्टर आपको नीचे चाहिए। ये वैलेंसी फैक्टर क्या होता है दोस्तों, ये बताएंगे आपको। अभी आप ये जानिए कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? मोलिकुलर मास या मोलर मास ऊपर रहेगा और उसका वैलेंसी फैक्टर नीचे रहेगा। अब ये की वैल्यू आप पुट कीजिए इक्वेशन नंबर 3 में। n इक्वल टू WA EA VML 1000। तो EA की जगह आप क्या पुट करेंगे दोस्तों? इक्वेशन 3 में आप पुट करेंगे EA की वैल्यू। तो ये दोस्तों हमने पुट कर दिया यहाँ पर। n इक्वल टू क्या हो जाएगा? WA EA की जगह पुट कर दिया MA अपॉन वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई VML ऊपर 1000 रहेगा। अब ये वैलेंसी फैक्टर दोस्तों कहाँ चला जाएगा? ये वैलेंसी फैक्टर दोस्तों ऊपर चला जाएगा। तो ये नॉर्मलिटी का फॉर्मूला बनेगा, WA MA VML 1000 एंड वैलेंसी फैक्टर। दोस्तों आप अगर ये देखें तो बिल्कुल मोलरिटी की तरह ही फॉर्मूला है, बस वैलेंसी फैक्टर इसमें मल्टीप्लाई में आया है। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद करना है। ये भी एक ही इक्विवेलेंट वेट दे रखा हो तो ये लगाएंगे अपन। ठीक है दोस्तों, एक ये रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, सिंपल रिलेशन है दोस्तों। वी नो दैट कि नॉर्मलिटी का अभी अभी अपन ने फॉर्मूला देखा क्या होता है? WA MA मल्टीप्लाई VML 1000 एन फैक्टर। और मोलरिटी हमने देखा था कल पिछले वीडियो में, WA MA 1000 अपॉन VML। अब फ्रॉम इक्वेशन एंड 1 दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो पार्ट है ये क्या है? ये मोलरिटी है। ये जो पार्ट है ये क्या है? मोलरिटी है। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलरिटी मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर। तो ये दोस्तों रिलेशन होता है नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर। जिसको मोलरिटी निकालना आता है उसको नॉर्मलिटी भी आता है, बस उसको किसका आइडिया होना चाहिए? सब्सटेंस के वैलेंसी फैक्टर का आइडिया होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि n फैक्टर्स ऑफ वेरियस सब्सटेंस का n फैक्टर। तो दोस्तों इसमें एक टेबल मैंने बनाई है, यहाँ पे टाइप ऑफ सब्सटेंस है, यहाँ पे उसका n फैक्टर क्या होगा वो है, यहाँ पे एग्जाम्पल है और ये उसका n फैक्टर है। ठीक है दोस्तों, जैसे एसिड, सबसे पहले दोस्तों क्या है? एसिड। दोस्तों एसिड का n फैक्टर क्या होता है? एसिड का n फैक्टर होता है कि वो एसिड कितने H+ आयन डोनेट कर सकता है। तो डोनेटिंग H+ आयन, प्रोटॉन और H+ आयन, बात एक ही होती है दोस्तों, प्रोटॉन बोल दीजिए चाहे H+ आयन बोल दीजिए। जैसे दोस्तों HCl एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तेजाब जिसको बोलते हैं। HCl कितना H+ आयन डोनेट कर सकता है? 1, तो उसका n फैक्टर 1 होगा। H2SO4 कितना कर सकता है? 2, तो उसका 2 होगा। H3PO4 कितना कर सकता है? 3, तो उसका 3 होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही बेस। दोस्तों बेस का n फैक्टर क्या होता है? बेस का n फैक्टर होता है नंबर ऑफ डोनेटिंग हाइड्रोक्साइड आयंस। उसका H+ आयंस होते हैं, प्रोटॉन होते हैं,
इसके हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं, OH माइनस आयन। ठीक है दोस्तों, जैसे NaOH में एक OH है तो एक होगा, KOH में एक OH एक होगा, MgOH में दो, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में 3। तो ये उसका एन फैक्टर है। एसिड का एन फैक्टर डोनेटिंग H प्लस आयन, बेस का एन फैक्टर डोनेटिंग OH माइनस आयन। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बात करें सोल्ट का, तो सोल्ट का दोस्तों, सोल्ट कोई भी सोल्ट होता है वो दो आयन से मिलकर बना होता है। जैसे NaCl है दोस्तों, तो इसमें दो आयन है। NaCl की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें दो आयन है, Na प्लस और Cl माइनस। जैसे बात करें एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसमें भी दो आयन है। तो एक तो होता है एल्यूमिनियम, उस पर +3 चार्ज होता है, और एक टाइप का आयन है क्लोराइड, उसमें -1 चार्ज होता है। तो कोई भी सोल्ट होता है दोस्तों, उसमें एक टाइप का कैटाइन होता है और एक टाइप का एनाइन होता है। इसमें हमको तो सोल्ट का जो एन फैक्टर होता है उसके लिए अपन को किसी भी एक टाइप का जो आयन है उसका अपन को टोटल चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है। जैसे NaCl की बात करें, तो सोडियम पे कितना चार्ज है, +1, और कितना सोडियम है, 1 है, तो 1 आएगा। या Cl की आप बात कर लीजिए, Cl पे कितना चार्ज है, -1, कितना Cl है, 1 है, तो 1 आएगा। तो NaCl का एन फैक्टर कितना आएगा, 1। भाई आपको किसी भी एक प्रकार के आयन को चार्ज को देखना है, फिर टोटल आयन देखना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको चार्ज कैलकुलेट करना है। जैसे एल्यूमिनियम में Al पे कितना है चार्ज, +3। ये आपको पता होना चाहिए कि +3 है कि -3 है कि जो भी है, +3 है +2 है जो है। अकेले एक एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होता है, +3। कितना एल्यूमिनियम है इसके अंदर, 1, तो 3 आएगा। तो इसका एन फैक्टर कितना है, 3। एन फैक्टर आप चाहे कैटाइन से निकालो चाहे एनाइन से निकालो, आएगा सेम ही। मैग्नीट्यूड दोनों का साइन अगर छोड़ दें, प्लस माइनस छोड़ दें, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही आएगा, और हमें मैग्नीट्यूड ही लेना है। जैसे क्लोराइड का देखें, तो एक क्लोराइड आयन पे चार्ज कितना होता है, -1। कितने क्लोराइड आयन है, 3। तो -1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, -1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 -3 इसका क्या हो गया, एन फैक्टर। इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 3। जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट है, Al2SO4 3। अब दोस्तों जैसे आपको एल्यूमिनियम का पता है कि एक एल्यूमिनियम का चार्ज कितना होता है, 3। और कितने एल्यूमिनियम है दोस्तों, 2। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, +6। ऐसे ही एक सल्फेट पे कितना होता है दोस्तों, -2। कितने सल्फेट है, 3। तो 3 को -2 से मल्टीप्लाई -6, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा दोस्तों, 6। आई बात समझ। दोस्तों एन फैक्टर क्या होता है, किसी भी एक प्रकार का टाइप का जो आयन है उसका टोटल चार्ज। तो सोल्ट का जो एन फैक्टर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल चार्ज ऑफ कैटाइन और एनाइन। ठीक, NaCl का 1, AlCl3 का मैंने आपको बता दिया, Al का आप ले लीजिए 3, या Cl से आप निकाल लीजिए। कैल्शियम सल्फेट में जैसे आपको कैल्शियम का पता है +2, तो 2 हो जाएगा। सल्फेट से भी आप निकाल सकते हो। एल्यूमिनियम सल्फेट का भी मैंने आपको बताया कि एल्यूमिनियम पे +3 होता है, 2 है तो 6 हो जाएगा। चाहे इससे निकाल लो, चाहे कैटाइन से निकाल लो, चाहे एनाइन से। अब दोस्तों लास्ट है एन फैक्टर ऑफ आयन और रेडिकल। दोस्तों आयन और रेडिकल क्या होता है, ऐसी स्पीसीज होती है जिस पर कोई चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, जैसे सोडियम आयन, तो किसी भी आयन और रेडिकल का जो एन फैक्टर होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ आयन और रेडिकल, यानी उस आयन और रेडिकल पे जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड ही आपको लेना है। जैसे यहाँ पे सोडियम पे कितना चार्ज है, +1 तो 1, कैल्शियम पे +2 तो 2, Cl पे -1 तो 1, सल्फेट पे -2 तो 2, एन फैक्टर इसका +3 तो 3, NH4 का +1 तो 1। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ एन फैक्टर सब्सटेंस के एसिड का बता दिया, डोनेटिंग H प्लस आयन, बेस का डोनेटिंग OH माइनस आयन, सोल्ट का मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल चार्ज ऑफ एनाइन और कैटाइन, आयन का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एनाइन और रेडिकल। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये आप पढ़िए
और नॉर्मलिटी का फॉर्मूला भी अच्छी तरह याद कीजिए, थोड़ा n फैक्टर याद कीजिए। इसके बाद दोस्तों मैं आपकी जो क्लास लूँगा, जो अगला वीडियो बनाऊँगा, उसमें RBSC के न्यूमेरिकल्स के लिए अलग वीडियो बनाऊँगा और CBSE के न्यूमेरिकल्स के लिए अलग वीडियो बनाऊँगा। और अगर कुछ कॉमन न्यूमेरिकल होंगे तो वो मैं साथ साथ बताता चलूँगा, ठीक है। कॉमन न्यूमेरिकल होंगे तो मैं बता दूँगा दोस्तों। वैसे RBSC के जो न्यूमेरिकल है वो CBSE में भी है, यानी CBSE में न्यूमेरिकल ज़्यादा है।